हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक लेसन डाल दिया, दूसरा लेसन भी डाल दिया। आज हम तीसरे लेसन को पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी मैटर होगा सारे का सारा मैटर पढ़ा जाएगा। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखें और ये लाइव वीडियो सभी के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये ऐसा मैटर किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पे आपको पढ़ाया नहीं है जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो 2 चैप्टर हो चुके हैं, खनिज ऊर्जा संसाधन वाला भी हो चुका है। आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका नाम है कृषि व सिंचाई। तो कृषि करना क्या होता है? कृषि होता है फसलों को उगाना, कृषि करना होता है। सिंचाई क्या होता है? सिंचाई होता है को पानी लगाना, क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो यही होता है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कृषि का क्या महत्व है। तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि में 70% से 80% जो भारत की जनता है वो कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, फसल को उगाकर खाद्यान्न व अन्य उत्पाद पैदा करने क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। 2/3 जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, अपनी रोजी रोटी इसी से बनती है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? 3 होती हैं, मौसम के आधार पर बांटी गई है, रबी, खरीफ और जायद। रबी में कौन कौन सी होती है? गेहूँ, चना, सरसों, जौ, ये सारी सारी आती हैं। इसका बुआई का टाइम देख सकते हैं, कटाई का टाइम देख सकते हैं। खरीफ की होती है बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मोठ, मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सारी आती है खरीफ की फसल। जायद में सब्जियां आ जाती हैं और फल आ जाते हैं, जितने भी होते हैं। उसके बाद में जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकल जाता है, मतलब कि जिन भी फसलों का तेल निकलता है उसको हम तिलहन फसलें कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ और चना। ठीक है, मूंगफली और सरसों का निकलता है तो मूंगफली और सरसों तिलहन फसलें हो गई। उसके बाद में जिन फसलों से दालें बनाई जाती हैं, जिसमें आती हैं मूंग, मोठ, चना, इनकी दालें भी आती हैं जो हम खाते हैं। उसके बाद खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जिन फसलों का उत्पाद भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका हम भोजन करते हैं, तो जौ, ज्वार, मक्का, चावल, इन चीज़ों को हम खाते हैं, इसीलिए ये खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक फसलें वे फसलें होती हैं जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है, बेचने की दृष्टि से किया जाता है और बाद में उन चीज़ों का यूज़ आगे व्यापार में ही किया जाता है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। तो कपास का सूती वस्त्र बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तंबाकू का प्रयोग भी लोग खाने के लिए करते हैं, तो व्यापार के लिए वो हो गया। तिलहन तेल को भी बेचा जाता है। उसके बाद में आती है राजस्थान में बोई जाने वाली कौन कौन सी फसलें और उत्पादक क्षेत्र हैं। तो गेहूँ जो है वो शीतकाल में उगाया जाता है और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर। उसके बाद में जौ व ज्वार। तो जौ व ज्वार शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है? जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, यहाँ पे होता है। जयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, अजमेर, पाली में ज्वार का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ गया है मक्का। तो मक्के का आपको पता है कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, उसके अलावा पॉपकॉर्न बनते हैं, तो ये मक्के से बनाया जाता है। तो ये मक्का कहाँ पे मिलता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में मिलता है। बाजरा जो होता है ये ब्लू मिट्टी में उगाया जाता है, इसमें कम वर्षा की जरूरत पड़ती है और उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है। ये कहाँ पे होता है? तो ये बाजरा राजस्थान में भारत के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है बाजरे के अंदर। बाजरा जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में सबसे ज़्यादा हम कहते हैं होता है। उसके बाद में आता है चना। तो चने की आपको पता ही है फसल होती है, दालें बनती हैं। तो चना कहाँ पे होता है? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। तो थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए कहाँ पे होता है, कब होता है, क्या टाइम होता है। ठीक है, कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी व्यापारिक फसलें हैं, कौन सी तिलहन फसलें हैं, ये आपको बताना चाहिए। तो सरसों है, सरसों का उत्पादक भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ये कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर, बारां, गंगानगर, टोंक, सभी में ये लगभग सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना, ये जो फसलें बोई जाती हैं ये भी राजस्थान के अंदर बोई जाती हैं। इस पे राजस्थान का एकाधिकार भी है कईयों में, और कईयों में राजस्थान पहले स्थान पे भी है। कौन कौन सी है? इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, बाजरा, इसमें उत्पादन में पहले स्थान पे है। सिंचाई के साधन क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं। फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए सहायता के लिए फसलों का उत्पादन करने के लिए सिंचित कृषि कहलाता है। मतलब कि फसलों को अगर आपने जल्दी से जल्दी ग्रोथ करनी है फसलों की तो उनको पानी लगाना आवश्यक होता है, तभी फसलों का उत्पादन हो पाता है। तो राजस्थान में कुएं, नलकूप, नहरें और तालाबों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई नलकूप से भी की जाती है, सर्वाधिक नलकूपों से की जाती है। तो सारे क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो आपको पता ही होना चाहिए जहाँ पे भी फसलें लगी होती है। तो ये कुछ आपके सामने डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद मिलकर राजस्थान में संकल्प सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण बताया गया कि नहरों से कितना है, कुओं से कितना है, तालाबों से कितना है, तो वो सारे का सारा बताया गया। उसके आगे है, उसके बाद में बताया गया भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमि जल का जो स्तर है वो नीचे गिरता रहता है। जितने ज़्यादा आप भूमि का यूज़ करेंगे उसके उर्वरक जो क्षमता होती है फसलों की
फसलों के उत्पादन में उर्वरक क्षमता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर भूमि के उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है तो वहाँ पे फसल उग नहीं पाती है, तो वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। उसके अलावा वाटरमैन जल पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण कार्यकर्ता थे। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजित किया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं पॉइंट्स कुछ लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी है, तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, तो ये रबी की फसलें होगी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो सबसे उत्तम विधि अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें हम कहेंगे नहरों के द्वारा। सबसे उत्तम है नहरों के द्वारा। अगर जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि, जल संरक्षण के लिए पूछा है, जल सिंचाई के लिए नहीं पूछा। जल संरक्षण हेतु पूछा है कि जल को इकट्ठा किस चीज़ में सबसे ज़्यादा किया जा सकता है, तो इसका आप आंसर कह सकते हैं तालाबों द्वारा भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप तालाबों द्वारा लगा सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, राजस्थान में डैश 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 फसल होती है, तो तीनों फसलें हैं खरीफ, रबी, जायद। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के कहाँ पे है, तो सूरतगढ़ में है। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन साधन है, तो नलकूप, तालाब, कुएँ, बावड़ी, नहरें, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिले, तो बाजरे का उत्पादन करने वाले जिले आप देख सकते हैं, अभी बढ़ाया। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, जिनसे हमें खाने के लिए भोजन में हम यूज़ किया जाता है, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गए, ज्वार हो गया, तो उन फसलों का हम यूज़ करते हैं आटे के रूप में, आटे से रोटी बनाते हैं। दलहन व तिलहन में क्या अंतर होता है, तो दलहन व तिलहन में मैं आपको अंतर बता देता हूँ। दलहन ऐसी फसल होती हैं जिनसे दालें बनाई जाती हैं, जैसे चने की दाल, ठीक की दाल, ठीक है, मूंग की दाल, तो ये होगी दलहन फसलें। और तिलहन फसलें कौन सी होती है, जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कि गेहूं से तेल निकाला जाता है, सरसों से तेल निकल जाता है, ठीक है। सरसों के अलावा और देख लेते हैं, सरसों का तेल, उसके अलावा जौ का भी तेल निकलता है, ठीक है। तो गेहूं और जौ हम सरसों और जौ हम कह सकते हैं कि तिलहन फसलें होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विपणन, ठीक है। विपणन क्या होता है, विपणन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ें। विपणन का अर्थ क्या होता है, विपणन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। राजस्थान में कृषि विपणन, तो क्या होता है कि जैसे नाथ हुए किसान, एक थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, तो कहानी आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान में कृषि है मतलब कि जहाँ पे किसान क्या करता है, अपनी फसल को लेके जाता है और उस फसल को बेचा जाता है और किसान को रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में लिखा है यह बाजार न केवल कृषि जिनसों की बिक्री और खरीद की सुविधा भी प्रदान करता है, मतलब कि वहाँ से आप फसल को खरीद भी सकते हैं और वहाँ पे बेच भी सकते हैं। वो कृषि उपज मंडी होता है, वहाँ पे आपको उचित मूल्य प्रदान किया जाता है जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कहा गया है कि ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, कि इन बाज़ारों में नियम इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसे विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाज़ारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है, मतलब कि इनकी एक समिति बनी हुई है, विपणन बाजार समिति, जो कि इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करती है। जो विपणन और खरीदने और बेचने का जो काम है वो एक समिति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में लिखा गया है जैसे कि 1974 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके अलावा लिखा गया ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करती है। जबकि आज के टाइम में चल रहा है, आपने पढ़ा होगा कि कृषि के लिए मोदी जी ने कई से अब कानून बनाए हैं। वो कानून क्या है उनकी डिटेल भी आपको बता दिया जाएगा। क्या होता है कि जो आड़ती होते हैं वो क्या करते हैं कि किसानों से फसल ले लेते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे कि उन्हें अपनी फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता। जितने की फसल है उन्हें उतने रुपए नहीं मिल पाते, उन्हें कट के रुपए मिलते हैं, मतलब कि उन्हें कमी हो जाती है उनकी फसल के ऊपर। तो फिर क्या होता है कि ये बाजार बिचौलियों के किसानों का बचाव कर उचित मूल्य प्रदान करता है और किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिसकी बोली लगती है। फिर उसके बाद में सही दामों पर बेच पाता है। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। मतलब कि क्या है कि लोगों को बताया जाता है कि ये मूल्य चल रहा है, कपास आज 2200 रुपये क्विंटल है, इस तरह से रेट चलते होते हैं, तो वैसे बताया जाता है। अब तो सरकार ने मंडियों को ऑनलाइन कर दिया कि आप मंडियों को आप ऑनलाइन पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी फसल कितने रुपए क्विंटल चल रही है। किसान की सहायता के लिए मंडी में आड़तीए भी होते हैं, कुछ आड़तीए जिन्हें कच्चे आड़तीए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में भी
बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं, अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसानों को उसके उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, जितनी की फसल होती है उससे कम रुपए ही देंगे दुकान वाले। क्यों, अगर ज़्यादा रुपए देंगे तो उनको भी तो नुकसान होगा। ये देख सकते हैं, ये होती है का चित्र जहाँ पे सारी की सारी फसल लाई जाती है, वहाँ पे इनका रेट तय किया जाता है और फिर इन्हें बेचा जाता है। तो इसके लिए मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिनका प्रयोग इनमें किसानों के लिए कराने हेतु किया जाता है। मतलब कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली रही है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य तय हो जाता है जिससे कि चाहे कोई भी खरीदे या कोई भी बेचे, सेम रेट पर बिकती है और सेम रेट पर खरीदा जाता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिनसों जैसे अनाज होते हैं, तिलहन तिलहन, ये सारी की सारी फसलों को सूचित किया जाता है। और राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटे की रामगंज मंडी धनिये तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी गई है। उसके अलावा लिखा गया है, कृषि मंडी में किसान को क्रेता नहीं मिलते हैं, खरीदार नहीं मिलते हैं किसान को, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में सीधा सरकार उनसे क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल को खरीद लिया जाता है और उन्हें बाद में सही उपज का मूल्य दे दिया जाता है। वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद तो कृषि विपणन के अंतर्गत सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जिसमें कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में मेहनत करनी पड़ती है, हम कह सकते हैं करनी पड़ती है। जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, मतलब कि उनकी पैकिंग करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आना, वो सारा कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। कृषि उपज मंडी क्या होता है, इसमें भंडारण व विक्रय के चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब कि एक समिति बनाई जाती है जो बिचौलियों के शोषण से बचाए, तो इनको इनको जो पैसा देना होता है उसका ख्याल रखती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें क्या होता है कि सभी सभी को एक साथ, मतलब एक, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी ऐसा किसान ना रहे जिसकी फसल का कम मूल्य आंका जा सके। तो ये क्या करते हैं, सभी का सेम मूल्य ही मानते हैं। मतलब कि चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसान अगर अपनी फसल को लेके आता है तो उन्हें समान मूल्य ही दिया जाता है वापस, उसके बदले में, फसलों के बदले में। उसके बाद में लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये थोड़ी आप बात पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप देख, मतलब कि यहाँ पे तुलवाई होती है और बाद में इनको रेट बताया जाता है कि ये रेट चल रहा है, उसके हिसाब से खरीदी और बेची जाती है। चाहे कोई भी लेने आए तो इतने में ही बिकती है। और इससे ये सुनिश्चित कर लेते हैं, यहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली सरकार द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये सरकार द्वारा किसानों व उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। मतलब कि दोनों के, अगर दोनों में से कोई भी अगर फसल बेचने आता है, खरीदने आता है, तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। जितना रेट का मूल्य रहा है वह फिक्स रेट ही रहता है। विपणन का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय को क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं। और क्रेता किसे कहते हैं, खरीदार को कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का होता है, सरकार एक मूल्य को निर्धारित कर देती है जिसमें किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। मतलब कि अगर सरकार ने कह दिया हम 3,000 रुपये क्विंटल कपास ले लेंगे, तो किसान अगर बेचने में इच्छुक है तो बेच सकता है, क्योंकि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाता है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर ज़रूर देखें। अगर इसमें के अंदर शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊं तो कृषि विपणन का मतलब क्या होता है, फसलों को बेचना और खरीदना क्या कहलाता है, कृषि विपणन कहलाता है। इसके लिए जो कि हम कह सकते हैं एक राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है, जो कि 1974 में बनाया गया था। और ये क्या करते हैं, किसानों की सहायता के लिए इन्होंने, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा जो किसान की फसल होती है उसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और सरकार उसे उतने में खरीद लेती है और किसान उसे, और बाद में खरीदने वाला उसे उसी रेट में भी खरीद लेता है। ठीक है। उसके अलावा जो आड़ती होते हैं या बिचौलिए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसानों को उनकी जो सही इनकम बनती है, किसानों को उनकी फसल की जो सही इनकम मिलती है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। वे अपना बीच में से कमीशन काट लेते हैं ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। इसी चक्कर में जो सरकार है उन्होंने आजकल सीधा ही ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया, जिसके बीच में किसानों को अपनी फसल कितने में बेचनी है उसके बारे में भी आजकल बातचीत चल रही है। आपने न्यूज़ के अंदर भी पढ़ा होगा, आजकल ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।